नमस्कार साथियों। एक कहावत है कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। और अब ये जो बात है ये अब पूरी तरह से लागू होने वाली है असम के काजियों के ऊपर। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो असम राज्य जो सरकार है वो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्व शर्मा, उनके नेतृत्व में एक ऐसा बिल लाई है जिससे काजी लोग जो मुस्लिम शादियों का पहले रजिस्ट्रेशन कराते थे अब वो रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे। और यदि बिल ये पास होता है तो इसके बाद जो काजियों का पावर था ये शादी या तलाक या जो कम उम्र के जो महिलाएं हैं उनके शादी के लिए रजिस्ट्रेशन करने का जो पावर था वो पूरी तरह से अब समाप्त हो जाएगा। और ये जो पावर है ये अब सरकार के अंतर्गत शिफ्ट हो जाएगा। यही आज का मामला है जिसका हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है जो कहा जा रहा है कि नए कानून को मंजूरी, अब काजी के बिना होगा निकाह। यही आज का हेडलाइन है, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूज़ को देख लेते हैं कि आखिर ये समाचार क्या है जिसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो न्यूज़ है, निकाह विदाउट ए काजी, असम अप्रूव्स न्यू लॉ फॉर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज डाइवोर्स। यानी असम में अब काजी नहीं करा सकेंगे मुस्लिम शादियों का रजिस्ट्रेशन। और ये विधेयक जो है अब ये पेश होगा, ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर का कहना है। ठीक है, तो अगर इसके प्रमुख बिंदुओं की हम चर्चा करें तो बात करें तो मंत्रिमंडल ने पिछले महीने ही क्या है कि मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम और जो 1935 के नियम हैं उनको निरस्त करने की मंजूरी प्रदान कर दी थी, जिसके तहत क्या है कि पहले विशेष परिस्थितियों में कम उम्र के विवाह के लिए भी रजिस्ट्रेशन किए जाते थे। ये एक बड़ा मुद्दा था। और अभी हाल में अगर हम बात करें तो असम कैबिनेट ने असम अनिवार्य मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसके तहत अब मुसलमानों को पारंपरिक काजियों की भूमिका को दरकिनार करते हुए सरकार के पास विवाह यानी मैरिज और तलाक डाइवोर्स का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। इस नए कानून का जो मूल उद्देश्य है वो बाल विवाह को रोकना भी है। और इससे क्या होगा कि जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि इसका जो पूरा पंजीकरण का जो प्रबंधन होगा वो जिला जो आयुक्त है और जो रजिस्ट्रार हैं उनके द्वारा किया जाएगा, जिससे बेहतर इसका अनुपालन होगा, रिकॉर्ड कीपिंग सुनिश्चित होगी। इसमें ये भी कहा जा रहा है, सरकार का ये कहना है कि जब ये कानून पूरी तरह से लागू हो जाएगा तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है जिसके प्रावधान जो पहले से मुस्लिम समुदाय पर लागू होता था वो पूरी तरह से रद्द हो जाएगा। ये एक बड़ा कह सकते हैं पहले से मुद्दा चल रहा था। और अब ये कहा जा रहा है कि असम में जब ये कानून लागू हो जाएगा तो मुस्लिम पर्सनल लॉ का प्रावधान पूरी तरह से रद्द हो जाएगा। यही नहीं, समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिहाज से भी कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा कदम होगा। और इस कारण से ये पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि क्या देश के अन्य हिस्सों में भी इस तरह के कानून अब लागू होंगे। तो यही आज का हमारा कह सकते हैं कि विषय है। अब देखिए, चूंकि मंजूरी प्रदान कर दी गई है और इसके तहत मुसलमानों को सरकार के पास विवाह और तलाक का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य हो जाएगा। और इस प्रक्रिया में अब जो काजी हैं इनकी जो भूमिका है ये पूरी तरह से क्या हो जाएगी, अब समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये बात हमने देख लिया, जिसमें ये कहा जा रहा है कि असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को जो मंजूरी प्रदान कर दी है इसमें मूल रूप से दो विशेष प्रावधान है। देखिए, इसमें दो कंडीशन है। पहला जो है वो है कि अब मुस्लिम जो विवाह है इनका पंजीकरण सरकार के द्वारा किया जाएगा, न कि किसी काजी के द्वारा। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि बाल विवाह का पंजीकरण अब पूरी तरह से क्या माना जाएगा, अब अवैध माना जाएगा। दूसरी बात कर ले तो इसका जो पूरा उद्देश्य है, पहले हमने बताया कि जो बाल विवाह है, कम उम्र में विवाह करने का जो परमिशन ये काजी या इनका रजिस्ट्रेशन इनके द्वारा किया जाता था, अब ये इस पर अंकुश लगाया जाएगा। और प्रस्तावित कानून गुरुवार से शुरू होने वाले शरदकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में पेश भी किया गया। और इसमें अगर बात करें तो अब ये एक तरह से वहां पर मंजूरी प्रदान कर दी गई है। जानकारों का ये भी कहना है कि अब समान नागरिक संहिता जो यूसीसी है उसके दृष्टिकोण से देखें
तो भी ये एक बड़ा कदम होगा, महत्वपूर्ण कदम होगा। और इसमें अगर एक और भी रिपोर्ट की माने, जैसे जुलाई में जारी जो भारत बाल संरक्षण जो रिपोर्ट आई थी, इसमें बाल विवाह से निपटने के लिए जो असम सरकार प्रयास लगातार कर रही है उसकी प्रशंसा की गई थी। और इस रिपोर्ट में बाल विवाह के मामलों में उल्लेखनीय कमी भी दर्शाई गई थी। इसमें यह कहा गया था कि 2021-22 और 2023-24 के बीच में राज्य के 20 जिलों में 81% की कमी आई है इस तरह के मामले में। तो आप देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो किया गया प्रयास है वो कितना सराहनीय है। तो ये पूरा रिपोर्ट था। इसके अलावा अगर हम मामले की बात करें तो जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्व शर्मा, इनका ये भी दावा है कि पहले काजियों के द्वारा जो नाबालिगों की शादी का पंजीकरण किया जाता था, अब ये क्या है कि नहीं किया जाएगा। और प्रस्तावित विधेयक में इस तरह का कोई भी जो कदम है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने मंत्रिमंडल के फैसले का हवाला देते हुए ये भी कहा कि अब नाबालिगों की जो शादी का पंजीकरण है वो पूरी तरह से बैन होगा, पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। बाल विवाह कुप्रथा को खत्म करने का जो प्रण यहाँ की सरकार ने ठाना है वो पूरी तरह से कह सकते हैं कि अब लागू हो जाएगा। अब देखिए, इसमें अगर बात करें तो अब मुस्लिमों को शादी के लिए रजिस्ट्रेशन सरकार के जो दफ्तर हैं वहाँ पर कराना होगा। और इसमें राज्य में मुस्लिम लोगों के निकाह और तलाक का जो अनिवार्य सरकारी रजिस्ट्रेशन है वो किया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा, चीफ मिनिस्टर ने, कि इससे पहले मुस्लिम निकाह काजियों के जरिए रजिस्टर कराए जाते थे, जो अब नहीं कराए जाएंगे। इस समुदाय के द्वारा जो भी विवाह होंगे, डाइवोर्स होंगे, वो क्या है कि अब सरकारी दफ्तर के अंतर्गत ही रजिस्ट्रेशन कराए जाएंगे। तो ये बात कही गई है। इससे क्या होगा कि अब बाल विवाह पर रोक लगेगी। ये एक बड़ी कह सकते हैं कि इसका प्रतिफल होगा। अब इससे जुड़ा हुआ जो मामला है वो दो महत्वपूर्ण है जिसकी चर्चा हो रही है कि यदि ये कानून पूरी तरह से लागू हो जा रहा है तो समान नागरिक जो संहिता है, यूसीसी है, उसके लिहाज से ये महत्वपूर्ण कदम होगा, एक बड़ा कदम होगा। तो हमें ये भी जानना चाहिए कि आखिर जो समान नागरिक संहिता की बात हो रही है आखिर ये है क्या। तो देखिए, अगर बात करें तो यह जो यूसीसी है ये एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो किसी भी धर्म या जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर है। दूसरी बात करें तो देश में हिंदू सिविल लॉ के दायरे में हिंदुओं के अलावा सिख, जैन, बौद्ध आते हैं। और इसी के साथ अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 44 में, आर्टिकल 44 के तहत क्या है कि समान नागरिक संहिता को लागू करना राज्यों की जिम्मेदारी है। और गोवा ने साल 1961 में समान नागरिक संहिता लागू भी की थी। तो देखिए, ये बात कही जा रही है समान नागरिक संहिता क्या है। जैसे अगर हिंदू की बात करें तो इसके अंतर्गत बौद्ध, जैन, सिख और अन्य भी शामिल हैं। इसके अलावा मुस्लिम, ईसाई, पारसी धर्म के सभी के अपने अपने जो पर्सनल लॉ होंगे, जब ये लागू हो रहा है तो वो निरस्त हो जाएंगे। और सभी धर्म के लोगों के लिए विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण और संपत्ति के बंटवारे संबंधी जो भी मामले होंगे वो सभी एक नियम के द्वारा संचालित होंगे जब ये समान नागरिक संहिता लागू होती है। ठीक है, इस कानून से सभी धर्म के लोगों की शादी संबंधी आयु का एक समान कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म कह सकते हैं कि एक रूल हो जाएगा। इसमें अगर बात करें तो बहु विवाह पर भी रोक देखने को मिलता है। तो ये हमने देख लिया कि समान नागरिक जो संहिता है ये क्या है। अब थोड़ा सा बात कर ले, चूंकि चर्चा हो रही है कि जो मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम है और 1935 के जो लॉ हैं वो आखिर क्या है। तो पहले ही हमने बताया कि असम सरकार ने क्या किया था कि पहले ही मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और 1935 के जो नियम हैं इन्हें रद्द करने का निर्देश दे दिया था। इससे का मूल जो उद्देश्य था वो बाल या बहु विवाह को रोकना था। तो ये महत्वपूर्ण था। अब इसी संदर्भ में थोड़ा सा ये जो पहले का नियम था इसके बारे में हम देख ले तो ये वर्ष 1935 में अधिनियमित किया गया था, यानी ये 1935 का नियम था। और ये जो अधिनियम है ये मुस्लिम विवाह और तलाक के पंजीकरण की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। यही नहीं, ये जो अधिनियम है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप ये संचालित होता है। अगर इस अधिनियम की विशेषताओं की बात करें तो यह राज्य को विवाह और तलाक पंजीकृत करने के लिए लाइसेंस देने के लिए अधिकृत करता है। यही नहीं, इसमें किसी भी मुस्लिम व्यक्ति विवाह और तलाक का अधिकार प्रदान करता है। इसमें मुस्लिम जो रजिस्ट्रार है जो कि काजी था, जिसकी अब चर्चा हो रही है कि इसका जो महत्व है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसको लोक सेवक माना जाता था। ठीक है, ये इस कानून के अंतर्गत कहा गया था। और वर्ष
2010 में एक संशोधन के तहत मूल अधिनियम में स्वैच्छिक शब्द के स्थान पर अनिवार्य शब्द जोड़ दिया गया था। यही नहीं, इसमें असम राज्य में मुस्लिम विवाह और तलाक का जो पंजीकरण है वो भी अनिवार्य हो गया था और यही एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। अब बात कर लें कि असम सरकार के द्वारा इस पुराने जो अधिनियम कानून है इसको निरस्त करने के पीछे आखिर तर्क क्या दिया जा रहा है, कौन से आधार प्रस्तुत किए जा रहे हैं, कौन से आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उनको देख लेते हैं। तो यहाँ की सरकार का यानी असम की सरकार का ये कहना है कि बाल विवाह से निपटने के लिए इस पुराने कह सकते हैं कि कानून को रद्द करना अनिवार्य हो गया था, क्योंकि ये बाल विवाह को भी कह सकते हैं कि उसके अनुमति प्रदान करता था। दूसरी बात करें तो इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति दी जाती थी। भले इसमें शामिल जो व्यक्ति है उसकी जो आयु है वो विवाह की आयु से कम हो। इसमें काजी अपनी शक्ति का कह सकते हैं दुरुपयोग करता था। वो नाबालिगों की शादी और बिना किसी आधार के तलाक को भी अनुमति प्रदान कर देता था, वो संभव बना देता था। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि इसमें जो काजियों का पावर था पुराने कानून में वो काफ़ी अधिक था। अब इनका जो पावर होगा अब वो सरकारी दफ्तरों के अंतर्गत शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी बात करें तो अधिनियम में पंजीकरण जो तंत्र है ये अनौपचारिक है और इसीलिए मौजूदा मानदंडों के गैर अनुपालन की बहुत गुंजाइश है और यह राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि अब नया जो कानून आएगा वो क्या है कि यूसीसी को और मजबूती प्रदान कर सकता है। ये यहाँ की सरकार का तर्क है। अब बात कर लें कि अधिनियम निरस्त होने के बाद विवाह का जो पंजीकरण है वो कैसे संचालित होगा, तो मुस्लिमों का जो विवाह का पंजीकरण है वो अनिवार्य हो जाएगा और ये सरकार के अंतर्गत कराना अनिवार्य होगा और जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रारों के पंजीकरण रिकॉर्ड का ये अधिकार मिल जाएगा, ये बात कही गई है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, आखिर ये जो पुराना कानून है जिसे अब पूरी तरह से कहें तो धीरे धीरे अगर ये कानून लागू हो जा रहा है तो इसके जो प्रावधान है ये पूरी तरह से रद्द हो जाएंगे। तो थोड़ा सा इस कानून के बारे में देख लेते हैं, इसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। ये जो है ये मुस्लिमों के व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले विधियों का एक समूह है, उसका एक कह सकते हैं कि एक ग्रुप्स है, एक यूनियन है। ये कानून व्यक्तिगत जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित होते थे, जिसमें शामिल क्या क्या है कि इसमें विवाह शामिल है, तलाक शामिल है, विरासत शामिल है, उत्तराधिकार के अधिकार शामिल है, पारिवारिक जो नातेदारी है उसको भी इसमें शामिल किया गया है। ये कुरान, हदीस और इस्लामी विधि शास्त्र पर आधारित कानून है। हदीस में पैगंबर मोहम्मद की उक्तियाँ और कार्य शामिल किए गए हैं। अगर थोड़ा सा भारत में बात कर ले तो भारत में ये अधिनियम वर्ष 1937 में पारित किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए एक इस्लामिक विधि कूट तैयार करना था। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर ये लॉ है क्या। अब थोड़ा सा इसी पर एक प्रश्न की भी चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये समझ में आए कि इस तरह के जो टॉपिक हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं तो आखिर आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो जैसे देखिए एक प्रश्न को हम ले लेते हैं, ये 2019 का प्रश्न है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है। विकल्प दिए गए हैं अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 29। तो देखिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और अगर यहाँ की सरकार इस कानून को लागू कर पाती है तो कह सकते हैं कि ये महिलाओं के लिए या कम उम्र की ऐसी महिलाएं जिनको जल्दी शादी करके उनको एक ऐसे कह सकते हैं कि परिस्थिति में ढकेल दिया जाता था जहां से उनका जो जीवन है वो नरकमय हो जाता था, उससे वो बच सकती हैं। और इस तरह के जो कह सकते हैं पहले से पारंपरिक जो काजियों की कह सकते हैं भूमिका महत्वपूर्ण थी वो अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। समान नागरिक संहिता यूसीसी के हिसाब से भी कहें तो ये महत्वपूर्ण कदम होगा। एक समान कह सकते हैं कि नागरिकता वाला कानून लागू हो जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से सरकार का जो पहल है वो काफ़ी सराहनीय है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।